वेलकम एवरीवन, दिस इज सुमन यादव। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जल्दी ही आपको हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा। ये भी आपके चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझेंगे एनसीईआरटी को, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको याद करेंगे। और कुछ लेक्चर बाद ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस पे सॉल्व करवा दूंगी, ताकि आपके नीट की प्रिपरेशन, सीपी नेट या सीयूईटी, जिस भी एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी पूछी जाती है, वो एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूंगी जो इस चैप्टर को समझने में हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ते जाएंगे, और आप एक एनसीईआरटी और एक हाईलाइटर लेके बैठो। मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ आप उसे मार्क कर लेना। ठीक है, तो इतने के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाने वाली हूँ जो इस चैप्टर को समझने में इंपॉर्टेंट है, तो चलो पहले उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। तो मेरे साथ साथ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख लो। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक मिनट, मैं पेन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लूँ। इतना काफ़ी है। ओके, सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। एक मिनट, कुछ इशू है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप पहले रिप्रोडक्शन के लिए लाइन लिखोगे कि रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर ओन स्पीशीज़। यानी अपनी ही स्पीशीज़ को जनरेट करना, यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। कोई भी जीव अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन रखना चाहता है, उसी के लिए वो रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि जनन करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर ओन स्पीशीज़। आपको ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, ठीक है। दूसरा होता है आपका सेक्सुअल। ठीक है, पहला आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा पेन का इशू है, आप उसको इग्नोर करना। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल आप ये लिख सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब आपको इशू नहीं आएगा। देखो, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दे दी है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल ये 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। मैं वापस से आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत आती है, बाकी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेशन में। ओके, चिंता मत करो। सेक्सुअल, ओके। तो ये आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके बारे में हम कंप्लीट में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइप कितने हैं। 2 टाइप के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ओके, नेक्स्ट अगर मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, यहाँ पे हम सारे ऑर्गेनिजम्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इस बारे में जानने वाले हैं। तो ये कुछ बातें हो गई आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो अब हम धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हैं कि आपका एनसीईआरटी के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये 3 स्टेप में हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। हर एक रिप्रोडक्शन इन 3 स्टेप में आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एनसीईआरटी की एक लाइन देख रहे होगे, लिखा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, रुको मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए। लिखा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड। ओके, सिर्फ एक सर्टेन पीरियड तक लिव कर सकता है, उससे ज़्यादा लिव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आप यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। यानी कि बर्थ से डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन मतलब आपकी जीवन काल, मतलब जब तक, कब तक आप जिंदा हो,
कोई भी ऑर्गेनिज्म कब तक ज़िंदा रह सकता है। हाँ, कोई एक्सीडेंट से मर गया या किसी और वजह से बीमारी से मर गया, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली किसी व्यक्ति की, कोई भी जीव की उम्र कितनी है, उसी को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, अगर मैं एलिफेंट की बात करूं, एलिफेंट की आयु लगभग होती है 60 साल तक, ठीक है, 60 ईयर्स तक उसकी एज होती है। इतने साल तक एक नॉर्मल इंडियन एलिफेंट जिंदा रहता है। इसी तरह से अलग अलग जीवों की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। तो आपको पता होना चाहिए लाइफ स्पैन क्या है। इट इज़ अ पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ। ओके, पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ इज़ योर लाइफ स्पैन, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी कोई भी इमोर्टल नहीं है। मैम सिंगल सेल क्या होते हैं और ये कैसे इमोर्टल नहीं है? देखो, अगर मैं बात करूँ अमीबा की, अमीबा आपका कुछ ऐसा दिखता है। कुछ भी आप शेप बना सकते हो अमीबा के लिए, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अमीबा कुछ ऐसा दिखता है। अमीबा की अगर मैं बात करूँ तो अमीबा क्या होता है ना, वो उसको जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो एक सेल डिवाइड होकर दो ऐसे बना लेती है। एक सेल डिवाइड होकर दो बना लेती है और पीछे कुछ भी नहीं छूटता। एक सेल थी, उसने डिवाइड होकर दो बना लिया, तो क्या वो सेल मरी? नहीं, दो सेल उसने बना लिया। क्या वो कभी मर सकती है? 2 से 4 बनाएगी, 4 से 8, तो पहले कुछ है ही नहीं जो मरेगा। इंसानों में क्या होता है कि आपका मदर होती है, मदर से बेबी बनता है, फिर मदर की डेथ हो जाती है, फिर बेबी से नेक्स्ट बेबी, नेक्स्ट बेबी, नेक्स्ट बेबी, ऐसा बनता जाता है और पुराने जो लोग होते हैं उनकी डेथ होती जाती है। लेकिन क्योंकि अमीबा में पुराने पीछे कुछ छूट ही नहीं रहा, तो इसीलिए उसकी डेथ नहीं कहलाती है, कि उसकी डेथ कभी हो ही नहीं रही है, बार बार वो नया नया बनाता जा रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है इमोर्टल, कि वो कभी भी नहीं मर रहा। तो जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, जो भी सिंगल सेल होंगे वो कभी भी नहीं मरते, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि इमोर्टल कौन है, तो आप कहोगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट था आपका, इस पेज में ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे कि सिंगल सेल आपकी इमोर्टल होती है, बाकी कोई इमोर्टल नहीं होता, और जो आपकी लाइफ स्पैन है वो है पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन पूछ रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी ने फिल इन द ब्लैंक्स करके दे रखा है, पर हमारा काम है कि हम उस फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे, और जो इसमें से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको मार्क कराऊंगी। ओके, देखो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, और आगे के चैप्टर्स का ये बेस बनाता है, इसलिए हमें इसे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले एलिफेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो एलिफेंट की आयु होती है 60 साल, ठीक है। एलिफेंट की आयु कितनी होती है? 60 साल, 60 ईयर्स होती है। डॉग की होती है 20 ईयर्स, ठीक है। और अगर मैं आगे बढ़ूँ, जस्ट अ मिनट, डॉग की होती है 20 ईयर्स, बनाना ट्री की भी होती है 20 ईयर्स, काऊ की भी होती है आपकी 20 ईयर्स। काऊ की मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्योंकि पेन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा किसी कोई इशू की वजह से। तो काऊ, डॉग और बनाना ट्री, ठीक है, इन तीनों की आयु होती है 20 साल, आप ऐसे याद रख सकते हो इसे। और सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाला कौन है? जस्ट अ मिनट, सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाला होता है आपका टॉर्टोइस, जो कि 100 से 150 साल तक उसकी आयु दिखाई दे रही है आपको, है ना। आपको दिख रहा है कि वो कितने साल तक जिंदा रहता है, 100 से 150 साल तक वो जिंदा रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बैनियन ट्री की, बैनियन ट्री की आयु अगर मैं बताऊँ तो होती है आपकी 200 साल लगभग। कितनी होती है? 200 साल लगभग साल होती है बैनियन ट्री की, यानी कि बरगद का पेड़, है ना, उसकी 200 साल आयु होती है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है आपका फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फ्रूट फ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना फ्रूट फ्लाई के बारे में। फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम होता है ड्रोसोफिला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम होता है ड्रोसोफिला। इसे हिंदी में फल मक्खी भी कहा जाता है, और ड्रोसोफिला पे ही टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसकी लाइफ साइकिल आपसे पूछी जाती है, इसकी लाइफ साइकिल कितनी है? 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में इसकी लाइफ साइकिल होती है, 1 to 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते तक इसकी लाइफ साइकिल होती है। सब कुछ भूल जाना पर ड्रोसोफिला का याद रखना, और कुछ मत याद रखो चलेगा, लेकिन ड्रोसोफिला आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रोसोफिला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ड्रोसोफिला आपको याद होना ही चाहिए। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल, और ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दिख रही है आपको। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दी, तो आपको यहाँ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आते हैं हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन में होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म बना दे, ठीक है। एक ही पेरेंट की ज़रूरत हो, दो लोगों की ज़रूरत ना हो। ऐसे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो मेल और फीमेल चाहिए ही चाहिए, है ना। मेल और फीमेल के बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आ रही है। मेल और फीमेल की आवश्यकता तब होती है जब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना हो। ए सेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, दूसरे पेरेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो सिर्फ देखो, सिर्फ एक पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स, ये भी आपको याद रखना है कि गेमीट फॉर्मेशन इसमें नहीं होता, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल पेरेंट, जस्ट अ मिनट, सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट गैमेट। गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट हमेशा एक ही होगा। जनरली गैमेट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप याद रखना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है और गैमेट की ज़रूरत जनरली नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिख रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल की ज़रूरत होगी और एक फीमेल। थोड़ा सिंबल भी आप याद रखो, ये मेल का सिंबल है। ऐसा सिंबल किसका होता है? मेल का होता है। ये वाला सिंबल जो मैंने अभी आपको बनाया, ठीक है, ये मेल का सिंबल है, और ये वाला सिंबल फीमेल का होता है। ये दोनों आप याद रखना। मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है अगर मैं बात करूँ आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोजेनी बनते हैं, प्रोजेनी मतलब बच्चे, एक बात आप याद रखो, प्रोजेनी, कहीं अगर प्रोजेनी लिखा है या कहीं लिखा है न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, या लिखा है डॉटर सेल, या फिर यूँ लिखा है कि आपका ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इन सब का मतलब एक ही होता है। इन सब का मतलब होता है बच्चे। इन सब का मतलब क्या होता है? बच्चे। एक और होता है, एक और वर्ड है फीलियल, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फीलियल। इन सब वर्ड का मतलब होता है बच्चे। रुक जाओ, मैं फिर से लिख देती हूँ फीलियल, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। ऑफ स्प्रिंग और फीलियल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे नीचे फीलियल। इन सब का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। ये वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिल जाए, आप समझोगे इसका मतलब है बच्चे, ओके। ऑफ स्प्रिंग्स, बच्चे या प्रोजेनी, कुछ भी कह लो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जितने भी बच्चे बनेंगे वो हू बहू सेम टू सेम होंगे। और जब कोई चीज़ हू बहू सेम टू सेम हो, यानी एक दूसरे की फ़ोटो कॉपी हो, तो ऐसे को हम कहते हैं क्लोन। इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्लोन, ठीक है। एक मिनट, इसको हम कहते हैं क्लोन। तो जब हू बहू शक्लें सेम हो तो उसे क्या कहा जाता है? क्लोन। तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्लोन किस रिप्रोडक्शन में बनते हैं? तो आप कहोगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको तैयार कराया। पहला ये कि ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये कि क्लोन कब बनते हैं, तो आप कहोगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। दो क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रखा है, ऐसे गोल गोल से अंडे बने हुए हैं। ये गोल गोल से अंडे क्या हैं? ये ईस्ट का डायग्राम है, ठीक है। ये ईस्ट का डायग्राम है, और ईस्ट में क्या हो रहा है? बडिंग हो रही है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बडिंग। तो बडिंग एक तरह का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बडिंग मतलब क्या? जो भी पेरेंट है उससे छोटा सा ऐसा कोई आउटग्रोथ निकल जाएगा और वही बड़ा होकर के क्या बना देगा? नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। इसी प्रक्रिया को हम बडिंग कहते हैं, इसी प्रोसेस को बडिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ छोटा सा बर्ड बन रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड, छोटा सा बर्ड बन रहा है। उसी बर्ड, वही बर्ड अलग होकर के क्या बन जाएगा? एक नया ईस्ट बना देगा, ठीक है। तो ये किस में होता है? बडिंग में। एक और बात आप ध्यान रखोगे कि जब भी हम ईस्ट को ना किसी शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है? वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके बना देता है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो यहाँ पे ज़रा डायग्राम देखना, ऐसा रहता है एक ईस्ट, उसके ऊपर एक बन जाएगा, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, इसको एक मैं बोल भी नहीं पा रही, इतनी तेज़ी से वो बनता है, ठीक है। इतनी तेज़ी से वो क्या बना लेता है? ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है।
तो आपसे पूछा जाता है बडिंग में चेन लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बनता है, तो आप कहोगे ईस्ट में। एक और ऑर्गेनिज्म में बडिंग होती है, उसका नाम आप याद रखोगे हाइड्रा। हाइड्रा में भी क्या होता है, बडिंग होती है। ठीक है, हाइड्रा में भी क्या होती है, बडिंग होती है। और ये क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, एक मिनट, आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये कुछ बकवास सी बातें लिखी हुई हैं, कई जगह पे हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। अभी हमें कई लोगों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। तो यहाँ पे देखो अभी जो मैंने बताया था, यहाँ पे हाइड्रा का ये डायग्राम है, उसमें भी क्या हो रही है, बडिंग हो रही है। तो आप एक हेडिंग डालोगे बडिंग। बडिंग दो ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखोगे, एक आपका हाइड्रा, दूसरा आपका ईस्ट। ठीक है, इन दोनों में क्या होती है, बडिंग होती है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक किनारे आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये है जेम्यूल। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जेम्यूल। यहाँ पे देख रहे हो जेम्यूल। और किस में बनता है, स्पॉन्ज में बनता है। स्पॉन्ज का दूसरा नाम होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा, तो आपसे दोनों नामों से पूछ सकता है कि किस में आपका जेम्यूल बनता है, तो आप कहोगे स्पॉन्ज या पोरीफेरा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जेम्यूल किस में बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पोरीफेरा या फिर आपके स्पॉन्जेस में बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर कुछ और आपको दे रखे हैं, ये देखो, ये दो और आपको दिखाई दे रहे हैं, दो और डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये वाला जो डायग्राम है वो है क्लेमाइडोमोनास का। किसका डायग्राम है, क्लेमाइडोमोनास। मैं अभी आपको इसका स्पेलिंग दिखा दूंगी, नीचे लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर कभी कभी आपको डायग्राम दे देता है और पूछता है ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आप कहोगे क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जू स्पोर्स बनते हैं। स्पोर मतलब होता है छोटे छोटे दाने, जू मतलब होता है टहलने वाले। जैसे जू जाते हो ना, आप जू में जाते हो, तो जू में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म इधर उधर टहलते रहते हैं, तो जू मतलब टहलना। ठीक है, जू मतलब जो मोशन कर सके, जो मोटाइल हो, जो मूव कर सके। ठीक है, तो आपके जो जू स्पोर्स होते हैं वो ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मूव कर सके, जो चल फिर सकें। तो क्लेमाइडोमोनास में क्या मिलते हैं आपको, जू स्पोर्स मिलते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जू स्पोर्स से होता है। ये क्या है आपका क्लेमाइडो, नीचे मैं लिख दे रही हूँ मोनास, क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या मिलते हैं, जू स्पोर्स मिलते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का। ठीक है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, आपको पता होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन में क्या मिलते हैं, कोनिडिया मिलते हैं। ऐसे बाहर छोटे छोटे से दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहते हैं कोनिडिया। तो आपको यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं मेनली कि कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या बनता है, तो आप कहोगे बर्ड्स बनते हैं ईस्ट और हाइड्रा में। आपका जो कोनिडिया है वो बनता है पेनिसिलिन में। जू स्पोर्स बनते हैं आपके क्लेमाइडोमोनास में। जेम्यूल बनता है स्पॉन्ज में। ठीक है, ऐसे आपको नाम याद रखने हैं। अभी इतने ही नहीं, अभी थोड़े से और है इस चैप्टर में, यही मेन पार्ट है। ये आपको याद हो जाए फिर छुटकारा है इस चैप्टर से। तो एक बार मैं अब मेरे पढ़ाने के बाद आप जाके एक बार रिवाइज ज़रूर करना इसको, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप रिवाइज करके रखना, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा लाइन हमारा कवर हो गया है। देखो एक और बात होती है फिजन। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि फिजन क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ FISSION। फिजन क्या होता है, फिजन वही मतलब जो मैंने अमीबा में बताया था ना कि एक से टूट के दो बन जाते हैं, उसी को फिजन कहते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन यानी एक से टूट के दो बन गए, एक होता है मल्टीपल फिजन यानी एक से टूट के कई सारे बन गए। ठीक है, तो जो आपका बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बाइनरी फिजन, अरे मुझसे कट जाता है। बाइनरी फिजन जो है वो किस में होता है, अमीबा में होता है। और कोई भी सेल हमारी डिवाइड कर रही है तो वो बाइनरी फिजन की तरह ही डिवाइड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किस में होता है, मल्टीपल फिजन होता है आपका प्लाज्मोडियम में। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम में होता है आपका मल्टीपल फिजन। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, बहुत देर से यही कलर हम ले रहे हैं। प्लाज्मोडियम में क्या होता है आपका, मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन, और अमीबा, पैरामीशियम, ये सब में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ याद रखनी है। बाकी मैंने सारी चीज़ें का, इस पैराग्राफ की मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी शॉर्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इसको मैं डिलीट कर दूँ, यस। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको दिख रही हैं।
एक होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? मैं उसका स्पेलिंग लिख देती हूँ आपके लिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट के किसी वेजिटेटिव भाग से, वेजिटेटिव मतलब होता है रूट, स्टेम और लीव्स, ठीक है, इन तीनों पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। फ्लावर को छोड़ के कोई भी पार्ट ले लो तो उसको वेजिटेटिव पार्ट कहेंगे। तो फ्लावर से तो रिप्रोडक्शन होता ही होता है प्लांट में, लेकिन फ्लावर के अलावा फ्लावर, सीड्स, इनके अलावा जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, इनसे अगर रिप्रोडक्शन होने लगे तो हम उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इन पार्ट्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। बहुत अच्छे से याद रखना, आपसे पूछता है वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे रूट, स्टेम और लीव्स। फ्लावर और सीड कभी मत कहना, फ्लावर और सीड रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स आपके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रखो कि रूट, स्टेम और लीफ क्या है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कह देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रख लोगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। चलो देखो, आप सोच के बताओ, आलू, पोटैटो जो होता है वो क्या है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, क्या है? वीडियो पॉज करके सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं चेक करूँगी किसका आंसर सही है। और बाद में बेईमानी मत करना, बाद में देखने के बाद उसको करेक्ट मत करना, ठीक है। कोई बात नहीं, हमसे यहाँ सीखने आए हैं, आप गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ सीखने आए हैं बस। तो आपका पोटैटो जो होता है, पोटैटो एक तरह का स्टेम है, वो ना रूट है ना लीफ है ना कुछ। लोगों को लगता है वो जड़ है, जो मिट्टी के अंदर हो रहा है तो वो जड़ है, नहीं, वो आपका स्टेम है। इसका प्रूफ भी है। प्रूफ क्या है कि जो आपका पोटैटो है ना, वो ज़रा सा अगर हवा के कांटेक्ट में आ जाए, ज़रा सा ऊपर की तरफ आ जाए, जब तक वो प्लांट से जुड़ा है तब, तो वो हरे कलर का हो जाता है और हम कहते हैं वो आलू ख़राब हो गया है। हरा कलर क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, बस वो प्रदर्शित नहीं हो पा रहा क्योंकि वो लाइट के प्रेजेंस में नहीं है। और क्लोरोफिल हमेशा या तो पत्तियों में हो सकता है या तो आपके स्टेम में हो सकता है, जड़ों में कभी क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। रूट्स में कभी क्लोरोफिल नहीं होता। यहीं से ये प्रूफ होता है कि आपका जो पोटैटो है वो आपका स्टेम है, ना कि आपका रूट है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो स्टेम, पोटैटो क्या हो गया, आपका स्टेम हो गया। आप देखा होगा पोटैटो में ना छोटे छोटे से वाइट कलर की आँख निकल आती है, जिसको आइज़ ऑफ पोटैटो हम कहते हैं, और उसको काट काट के अगर ज़मीन में लगा दो या पूरा आलू लगा दो तो उससे एक आलू का पेड़ बन जाता है। यानी कि स्टेम से एक नया पौधा बन गया। स्टेम से जब नया पौधा बन गया तो हमने क्या कर दिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि स्टेम क्या थी, वेजिटेटिव पार्ट थी, और प्रोपेगेशन मतलब उसी से हमने बना दिया, ठीक है। सेम टू सेम अगर ब्रायोफिलम की लीफ की अगर मैं बात करूँ, ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है, ब्रायोफिलम, वो क्या होती है, उसके किनारे 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 क्या होता है, मार्जिन से छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। अगर आप उसको मिट्टी में रख दो तो उसमें क्या हो रहा है, पत्तियों से प्लांट बन जा रहा है। तो वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है बल्बिल। बल्बिल, अब इसको आप बल्ब मत समझना, बल्ब और बल्बिल अलग अलग है। बल्ब का एग्जाम्पल क्या होता है बताना, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताना, बल्ब के एग्जाम्पल बताओ मुझे। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके बल्ब के एग्जाम्पल बताओ, आपका रिवाइज करना भी ज़रूरी है। हम रिविजन ही कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप 12th पास आउट हो चुके हो। बल्ब का एग्जाम्पल होता है अनियन और गार्लिक, ठीक है। वो बल्ब जो वो भी क्या होते हैं, वो आपका जो ज़मीन है उसके अंदर उगते हैं, तो वो बल्ब की एग्जाम्पल है, ठीक है। और बल्ब भी क्या है, आपका पत्तियों से बना हुआ है। तो पत्तियों से बना हुआ है इसलिए वो किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, क्योंकि उसी से आपकी पूरा प्लांट बन रहा है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल होता है बल्बिल। यहाँ पे उसका इमेज दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये जो आपका है ना, ये बल्बिल है, और किसका बल्बिल है, अगेव का। कहोगे मैम ये कौन सा प्लांट है, देख लो, मुझे भी नहीं पता। ये नॉर्मली आपका हम अपनी लैंग्वेज में इसे नहीं जानते, इसका साइंटिफिक नाम ही मैंने आज तक देखा है, अपनी लैंग्वेज में पता नहीं इसे क्या कहते हैं, और ऐसा प्लांट आपने जल्दी देखा भी नहीं होगा, तो मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। अगेव एक तरह का प्लांट है, आप इतना याद रखो, जिसमें बल्बिल पाया जाता है। ओके, बल्ब आपका अनियन और गार्लिक में मिलता है, बल्बिल आपका मिलता है अगेव में।
और ब्रायोफिलम भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्रायोफिलम की लीफ है। जलकुंभी का नाम सुना है? जलकुंभी, वाटर हायासिनथ, ठीक है। जलकुंभी अगर पानी में कहीं भी पड़ जाए तो बहुत तेज़ी से फैल जाती है, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था जब बंगाल की सारी नदियों में आपका जलकुंभी इतना ज़्यादा फैल गया कि इसकी वजह से जो नदियों की जो तालाब, जो भी पोखरे वगैरह थे, उसके अंदर के जितने भी फ़िश थे वो ख़त्म हो गए। और बंगाल वाले फ़िश तो बहुत खाते हैं, तो उनके लिए टेरर था, मतलब एक ट्रेजेडी टाइप की थी जब इसका बहुत ज़्यादा प्रसार हो गया था। इसलिए वाटर हायासिनथ यानी जलकुंभी को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। और इसे इंडियन कांग्रेस ने उसकी खूबसूरती की वजह से लाया था, लेकिन अब यहाँ के आके वो बहुत बेकार प्लांट बन गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसमें अगर आपको पूछा जाए कि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप नाम लोगे ऑफसेट का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रही हूँ। बहुत गंदी हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ, मैं किनारे लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो ऑफसेट, ऑफसेट, ये जो आपका ऑफसेट है ना वो इसका है, जलकुंभी का, ठीक है। वाटर हायासिनथ का क्या है? ऑफसेट है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, ये वाला, ये है जिंजर, अदरक का डायग्राम है, ठीक है। अदरक का डायग्राम है ये। अदरक में क्या होता है, आपके राइजोम पाए जाते हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर है जिससे एक नया प्लांट बन सकता है। आप देख सकते हो एडवेंटिशियस रूट्स, मतलब उससे जड़ें निकलनी चालू हो गई हैं, यानी कि वहाँ से एक प्लांट बन सकता है। तो वो क्या है आपका, वो आपका राइजोम से आपका क्या कर रहा है, राइजोम से एक नया प्लांट बना रहा है। तो आपसे पूछा जाता है राइजोम किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे जिंजर में। एक और नाम ले लेना, बनाना, ठीक है, बनाना, बनाना और जिंजर यानी कि अदरक, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में आपको राइजोम मिलता है। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है। इन दोनों में क्या मिलता है, इन दोनों में आपको मिलता है राइजोम, राइजोम। तो चलो हमने क्या क्या याद किया, एक बार रिवाइज कर लें। आपका जो पोटैटो है वो क्या है, स्टेम से उसकी आइज़ होती हैं और वो स्टेम है एक तरह का, उससे एक नया प्लांट बन रहा है। ये आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। ब्रायोफिलम की लीव्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बल्ब, जो कि आपका अनियन और गार्लिक का है। बल्बिल आपका एग्जाम्पल है अगेव का। और ऑफसेट एग्जाम्पल है आपकी जलकुंभी यानी कि प्यारी वाटर हाइसिनथ का, ठीक है। इसका स्पेलिंग मैं अभी आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी, ओके। तो ये आपका वाटर हाइसिनथ है, यहाँ पे देखो स्पेलिंग लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो वाटर हाइसिनथ, यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वाटर हाइसिनथ। इसी को आइकॉर्निया भी कहा जाता है, आइकॉर्निया, जस्ट अ मिनट। आइकॉर्निया, वाटर हाइसिनथ का साइंटिफिक नेम होता है आइकॉर्निया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसी में आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। देखो एक है आपका रनर दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है रनर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है रनर। रनर क्या होता है, ऐसे पौधे जो ऐसे ज़मीन पे ना लेट लेट के ऐसे जाते हैं, लेट लेट के रन करते हुए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रनर। कोई भी पौधा आपने देखा होगा ज़मीन पे ऐसे लेट लेट के फैलते जाते हैं, वो अपने अपने दम पे खड़े नहीं हो पाते, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ज़मीन पे लेटते रहते हैं, उसको हम रनर कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। और एक होते हैं क्लाइंबर। क्लाइंबर क्या होते हैं, क्लाइंबर मतलब जो किसी पौधे पे चढ़ चढ़ के ऐसे उनको कोई सपोर्ट दे दो तो उस पौधे पे चढ़ जाएंगे। जैसे आपका लौकी का पौधा हो गया, आपने देखा होगा सपोर्ट दे के उसको लौकी को चढ़ा दिया जाता है, तो वो क्या है, क्लाइंबर है। और रनर क्या होते हैं, जो सिर्फ ज़मीन पे ऐसे ऐसे चलते हैं, उनको वो चढ़ नहीं पाते, उनके पास ऐसे टेंड्रिल्स नहीं होते, मतलब इस तरह का स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। जिनके पौधों में ना ऐसे स्प्रिंग जैसा होता है, वो पकड़ पकड़ के चढ़ लेते हैं, लेकिन जिनमें ये स्प्रिंग नहीं पाई जाती उनको कहते हैं हम रनर, ओके। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बता दूं इसका साथ साथ में, तो एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखवा देती हूँ एक किनारे से। रनर का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी और घास, सबसे कॉमन एग्जाम्पल। घास जो होती है आपकी, घास को कभी ऊपर चढ़ते देखा है किसी प्लांट के पास? नहीं, वो बस ऐसे फैलती रहती हैं, तो वो किसकी एग्जाम्पल है, रनर की।
लेकिन अगर आपका लौकी का प्लांट कहूँ, ठीक है, ग्राउंड लौकी का प्लांट कहूँ तो वो क्या करता है, चढ़ जाता है पौधों पे। और भी करेले का प्लांट कह दो, बिटर गार्ड का, वो भी क्या होता है, उसको सपोर्ट दे दो तो वो उस पर चढ़ जाएगा। मटर का पौधा चढ़ जाएगा। तो ये सारे क्या है, क्लाइंबर है। जो चढ़ सके, क्लाइंब कर सके वो क्लाइंबर, जो ऐसे लेट लेट के जाए वो रनर। ठीक है, तो आप अगर कॉमन सेंस से भी रिस्पॉन्स करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इतनी बातें हो गई आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। यहाँ पे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 3 स्टेप में पूरी की पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। ठीक है, 3 स्टेप में आपको पूरी एनसीईआरटी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको ख़त्म करनी है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं मैं आपको साइड में लिखवा देती हूँ, आप भी लिख लो। देखो, पहला स्टेप है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की घटनाएं, पहले के इवेंट्स। सेकेंड है आपका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, थर्ड है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, यानी 3 स्टेप में आपका पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये 3 स्टेप में आपकी पूरी की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होती है। और इसमें आपको क्या ज़रूरत है, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है और गैमेट्स की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन पहले ही देख लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए और गैमेट्स चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और कौन सी बातें आपको याद रखनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स का एक समय होता है जिसके बाद वो लोग रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो वो समय जिसके बाद से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उस समय के पहले वाले पीरियड को हम कहते हैं जुवेनाइन फेज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जुवेनाइन फेज क्या होता है कि वो पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स जिसमें वो अपना रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं किए होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए वो मैच्योर नहीं है, उसको जुवेनाइन फेज कहते हैं। और जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव फेज। ओके, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, जब हम रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होते हैं तब हमें कहा जाता है कि हम भी क्या है, जुवेनाइन है। जुवेनाइन कोर्ट वगैरह आप जानते होंगे, जो 18 साल से कम होते हैं उनको जुवेनाइन कोर्ट में भेजा जाता है ना। तो जुवेनाइन मतलब नाबालिग के तौर पे उसे कह सकते हो आप हिंदी में। तो आपका जुवेनाइन जो होता है वह पीरियड जब रिप्रोडक्शन के आदमी कैपेबल नहीं है, यानी कि प्यूबर्टी से पहले का टाइम, प्यूबर्टी से पहले का टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी से पहले का टाइम, चाइल्डहुड टाइम में उसे हम काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्यूबर्टी के बाद के टाइम को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन का टाइम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें हमारी हो गई। अब आगे हमको क्या याद रखना है, अब आगे एक और प्लांट का नाम आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो 1 साल में कई बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कई ऐसे हैं जो 1 साल में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट की बात कर रही हूँ। प्लांट में क्या होता है, कुछ होते हैं एनुअल प्लांट्स, मतलब 1 साल में एक बार फ्लावर करके ख़त्म हो जाएंगे, वो सीड्स वगैरह बना के वो ख़त्म हो जाएंगे। एक होता है बाइनियल, बाइनियल मतलब वो सीज़न के हिसाब से 2 बार अपना सीड्स और फ्रूट्स देंगे। और एक होता है पेरिनियल, यानी कि जीवन पर्यंत वो फ्रूट्स देते रह रहे हैं, जैसे कि मैंगो का प्लांट, मैंगो का टाइम भी आ गया है ना, तो मैंगो क्या होता है, हर साल आपको मैंगो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो क्या है, पेरिनियल प्लांट है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने पूरे जीवन में, कई साल का उनको जीवन होता है और पूरे जीवन में सिर्फ 1 या 2 बार फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि बैम्बू प्लांट। बैम्बू आपका 50 सालों में 1 बार आपका फ्लावर्स दिखाई देते हैं बैम्बू के। कभी आपने बैम्बू के फ्लावर्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि 50 सालों में 1 बार बैम्बू का फ्लावर निकल के आता है। मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, देखो यहाँ पे जनरली 50 से 60 साल किसके, बैम्बू स्पीशीज़ के फ्लावर आपको 50 से 100 साल के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे नहीं देखने को मिलते। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपका एक और प्लांट है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ठीक है, अजीब सा नाम है पर हाँ ये इंपॉर्टेंट है।
ये नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, इसको कहा जाता है नीला करुंजी। हर 12 साल में इसके फ्लावर्स निकलते हैं, 12 साल में एक बार इसके फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं, नीले कलर के फ्लावर होते हैं और साउथ के रीजन में पाए जाते हैं, साउथ के पहाड़ों पे पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो नीले कलर के फ्लावर होते हैं नीला कुरंजी के। नीला कुरंजी से आपको समझ में आ रहा है कि नीले कलर के होंगे। और आपका ये इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। तो इसका नाम आप याद रखोगे जब भी 12 साल के, देखो 2006 में एक बार हुआ था, फिर 12 साल जोड़ के हुआ होगा, अब फिर से 12 साल काउंट कर लो, उसके बाद जाना देखने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपका आगे के है, देखो एक कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो तो प्लांट्स की बात हो गई ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, एनिमल्स की बात कर रही हूँ, उनमें एक साइकिल पाई जाती है। जितने भी प्लासेंटा वाले एनिमल्स होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी मदर के स्टमक में एक लेयर बनती है, प्लासेंटा बनती है, ठीक है। अगर मैं आपको बेबी की इमेज एक बना के दिखाऊं, एक मिनट रुको, मैं आपको एक बेबी की इमेज बना के दिखाती हूँ। देखो एक खाली पेज हमें मिल गया, मैं यहाँ पे आपको एक बेबी की इमेज बना के दिखाती हूँ। देखो एक मिनट, देखो मान लो ये क्या है, एक आपका काम ही नहीं कर रहा, चलो ऐसे बनाते हैं। देखो ये क्या है, एक मदर है, ठीक है, ये मदर का टमी है। मदर के पेट में मान लो एक बच्चा है, ठीक है, मदर के पेट में क्या है, एक बच्चा है। बच्चे जो होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे एक ऐसे धागा होता है जो मदर से जुड़ा होता है, ठीक है। और मदर से कहाँ पे जुड़ा होता है, मदर से जुड़ा होता है एक स्ट्रक्चर से। इसी स्ट्रक्चर को, जो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाई हूँ वो डिस्क लाइक, उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लासेंटा। क्या कहते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। जस्ट अ मिनट, उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। मेरा पेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, हाँ अब काम करेगा। देखो प्लेसेंटा उल्टा काम कर रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्लियर। प्लेसेंटा आपका क्या है, प्लेसेंटा आपके जो बेबी होता है ना, उसको मदर से जोड़ने का काम करता है। तो जिस भी फीमेल में प्लेसेंटा होगा उसमें कोई ना कोई साइकिल चलती है, ठीक है, कोई ना कोई साइकिल चलती है। अब प्लेसेंटा वाले जो एनिमल होते हैं ना, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट है आपका नॉन प्राइमेट्स, जो बंदर के प्रजाति के नहीं हैं, नॉन प्राइमेट्स जो बंदर के प्रजाति के नहीं हैं। दूसरा आपका है प्राइमेट्स, यानी जो बंदर के प्रजाति के हैं। एक मिनट, प्राइमेट्स, ठीक है, यानी कि जो बंदर के प्रजाति के हैं। जो बंदर के प्रजाति के नहीं हैं, है ना, जो बंदर के प्रजाति के नहीं हैं, उनमें एक साइकिल होती है, उसे हम कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और प्राइमेट्स में एक साइकिल होती है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जो बंदरों की प्रजाति होंगी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एमसी होता है, जिसको हम 3rd चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 3rd चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है ओएस्ट्रस साइकिल, जो काऊ वगैरह भी होता है, क्योंकि काऊ प्राइमेट नहीं है, वो बंदर की प्रजाति नहीं है। हम लोग बंदर की प्रजाति हैं, तुम लोग बंदर की प्रजाति हो, मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो, ठीक है। तो बंदर की प्रजातियाँ जितनी भी हैं उनमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। और आपकी जो गाय भैंस ये सारी लोग होती हैं, उनमें ओएस्ट्रस साइकिल होता है, ठीक है। एक साइकिल होती है जिससे बेबी पैदा करने में हेल्प मिलती है, ओके। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानो, ओके। तो इतनी बात आप याद रखना, नॉन प्राइमेट्स में ओएस्ट्रस साइकिल होती है और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ये मैं बाहर से नहीं बता रही, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। चलो प्रूफ दिखा देते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है चीज़ें। देखो ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होगा, प्राइमेट्स में। ओएस्ट्रस साइकिल होता है आपके नॉन प्राइमेट्स में। आगे बढ़ते हैं। आपकी कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली आपके एग्स बनाते रहते हैं, उनको कहा जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और जो
कुछ निश्चित समय पे एग दें उनको कहा जाता है सीजनल ब्रीडर्स। तो ये नाम भी आप याद रखना कि जो आपकी नेचुरल बर्ड्स होती हैं, जैसे अगर मुर्गी की मैं बात करूँ, hen की बात करूँ, तो उनसे कंटिन्यूसली हमेशा एग प्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, वो हो गए आपके कंटिन्यूस ब्रीडर्स। ठीक है, वो आपके क्या हो गए, वो हो गए कंटिन्यूस ब्रीडर्स। मुर्गी के अलावा और बर्ड्स की बात करूँ जो वाइल्ड स्टेज में रह रही हैं, यानी कि नेचर में रह रही हैं, उन्हें हमने नहीं पाला है, वो क्या होते हैं, वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। निश्चित सीजन के हिसाब से अपने ब्रीडिंग वो करते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई आपके कंटिन्यूस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर की। इस पेज में यही पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, जो प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और आपका फर्टिलाइजेशन, 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें 2 काम होंगे। एक तो गैमेट्स बनेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए, है ना। तो पहला काम क्या होगा, गैमेट्स बनेगा। फिर क्या होगा, गैमेट्स को मिलाने की साजिश रची जाएंगी ताकि गैमेट्स आपस में क्या हो सके, मिल सके, और उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ तो गैमेटोजेनेसिस के केस में आपको 3 तरह की गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलती है। यहाँ पे 3 इमेज दे रखी है जिससे आप गैमेटोजेनेसिस समझोगे। देखो कैसे, पहला आपको दिख रहा है, पहला आपको नज़र आ रहा है कि आइसोगैमेट्स इन क्लैडोफोरा, मतलब कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्लैडोफोरा है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्लेमाइडोमोनास था। ठीक है, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, आपका क्लेमाइडोमोनास था। ये बात आप याद रखना। इसके पहले वाला क्लेमाइडोमोनास था जो मैंने अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, रुको मैं दिखा देती हूँ आपको। इसके पहले जो आपने ये वाली इमेज देखी थी ना, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ये इमेज आपकी क्लेमाइडोमोनास की है, और अब जो मैं आपको दिखा रही थी वो आपकी क्लैडोफोरा की है। तो यहीं पे एनसीईआरटी आपको कंफ्यूज करती है, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन अगर डायग्राम में आपका ये आया तो आप कहोगे क्लेमाइडोमोनास, और आपका डायग्राम में अगर ये वाला आया जो मैं अभी पढ़ा रही थी आपको, ये वाला, तो आप कहोगे इसे क्लैडोफोरा। ठीक है, सेम टू सेम डायग्राम आएगा। यहाँ पे 2 बना रखे हैं तो 2 ही डायग्राम में देख के आएगा, वहाँ पे इकट्ठे कई सारे बना रखे थे तो कई सारे आएंगे आपके डायग्राम में, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो हम बात कर रहे थे इन लोगों की, गैमेटोजेनेसिस की हम बात कर रहे थे। गैमेटोजेनेसिस में इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है आपका आइसोगैमेट्स, यानी कि सेम टू सेम गैमेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आइसोगैमेट्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक गैमेट बहुत बड़ा है, एक गैमेट बहुत छोटा सा है। ये ह्यूमन बींग्स में होता है, स्पर्म बहुत छोटा होता है और ओवा जो होती है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसको कहते हैं हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्पर्म भी छोटा सा है, उसके पास पूंछ नहीं है, मूव नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा हेट्रोगैमेट्स जो दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल हो, ऐसा ह्यूमन में नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन में क्या होता है, एक मोटाइल होता है। देखो सी वाला ह्यूमन बींग्स है, ये वाला, कि फीमेल वाला बड़ा तो है लेकिन मेल वाला क्या है, उसकी पूंछ निकली हुई है, वो ऐसे चल सकता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखा रखा है, मुझे एक बार डिलीट करना दो सब, हाँ, ये जो आपको दिखा रखा है ये क्या है, स्पर्म है, और ये क्या है, ओवा है। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला डायग्राम किसका था, ये वाला डायग्राम किसका था, ये डायग्राम है फ्यूकस एक तरह का एल्गी है, उसका ये डायग्राम है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है, आप खास करके ये डायग्राम याद रखना कि ये डायग्राम किसका है, क्लैडोफोरा का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि हेट्रोगैमेट्स क्या है, होमोगैमेट्स क्या है। होमो मतलब सेम यानी कि आइसोगैमेट्स, हेट्रो मतलब अलग अलग गैमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करें तो आगे एक और शब्द आपके सामने आता है जो आपको पूरी एनसीईआरटी में परेशान करेगा, वो शब्द है मोनोएशियस और डायेशियस। ठीक है, मोनोएशियस और डायेशियस। मोनोएशियस मतलब होता है कि ऐसा पौधा जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हों, यानी कि ऐसा पौधा जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर आते हों। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक पौधा है, उसमें कोई फूल निकल रहा है, उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों आ रहे हैं, या फिर उसकी 2 टहनियाँ हैं, एक टहनी पे मेल फ्लावर निकल रहा है, दूसरा पे फीमेल फ्लावर निकल रहा है। इन दोनों ही कंडीशन में उस प्लांट को हम मोनोएशियस प्लांट कहते हैं।
बाइसेक्सुअल मोनोएशियस, उल्टा, बाई मतलब दो, मोनो मतलब एक, तो दोनों उल्टा आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। यानी ऐसा पौधा जिसपे मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स पाए जाएं उसको हम क्या कहते हैं, मोनोएशियस प्लांट। और जिसपे या तो मेल या तो फीमेल गैमेट पाया जाए तो उसे कहते हैं डायोशियस। ये कहीं किनारे आप नोट कर लेना, या तो फीमेल या तो मेल गैमेट हो तो डायोशियस, दोनों पाए जाए तो मोनोएशियस। ठीक है। अच्छा, डायोशियस और मोनोएशियस प्लांट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये टर्म, और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ये सब हम एनिमल के लिए या फ्लावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको एक और शब्द दिख रहा होगा, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक। फंजाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि फंजाई या जिनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिसमें रूट, स्टेम, लीफ ना पाए जाएं, उनमें अगर सेम सेम कुछ नज़र आ रहा है तो वो होमो होगा, अलग अलग नज़र आ रहा है तो हेट्रो। यानी कि दो अलग अलग फंजाई जब आपस में फर्टिलाइजेशन करें तो उसका होगा हेट्रोथैलाई। और अगर सेम सेम फंजाई एक ही स्पीशीज़ के मतलब एक ही फंजाई हो, उसके दो ऐसे टहनियाँ निकली हों, टहनी नहीं कर सकते पर दो ऐसे बने हो कप शेप्ड स्ट्रक्चर, वो दोनों आपस में फर्टिलाइज करें तो उसको हम होमोथैली कहेंगे। ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की बात नहीं है, बस मोनोएशियस, डायोशियस आप थोड़ा सा याद रखना, आपको आगे समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं हम। देखो, एक यहाँ पे दिख रहा है हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये हेप्लॉइड और ये डिप्लॉइड, इसका क्या मतलब है? किसी भी सेल में, कोई भी सेल है, अगर वहाँ क्रोमोसोम जोड़े में पाए जा रहे हैं तो उस सेल को हम कहेंगे डिप्लॉइड। अगर क्रोमोसोम अकेला पाया जा रहा है, जोड़े में नहीं मिल रहे हैं, 100 क्रोमोसोम्स हों लेकिन जोड़े में ना हो, पेयर ना बना हो, तो उसे हम कहेंगे हेप्लॉइड। ठीक है। कितने भी क्रोमोसोम्स है लेकिन अगर पेयर में नहीं है तो हेप्लॉइड, पेयर में है तो डिप्लॉइड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, कारा का डायग्राम। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ऊगोनियम। याद रखना, ऊपर वाला ऊगोनियम है और इसी को फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। नीचे वाला एंथीरिडियम है, इसको मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। और एंथीरिडियम को ही हम ग्लोब्यूल नाम से भी जानते हैं, ग्लोब्यूल। और इसका दूसरा नाम होता है न्यूक्लियूल। न्यूक्लियूल, जस्ट अ मिनट, न्यूक्लियूल। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट बेटा। ठीक है, न्यूक्लियूल। ठीक है। जो आपका फीमेल पार्ट होती है उसको ऊगोनियम या न्यूक्लियूल कहते हैं, जो आपका मेल पार्ट होता है उसको एंथीरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन या ग्लोब्यूल कहा जाता है। इसके डायग्राम को आप याद रखना। कारा का ये डायग्राम है, किसका डायग्राम है? कारा का डायग्राम है। ठीक है। इस पौधे का नाम क्या है? कारा है। ओके, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस पौधे का नाम क्या है? कारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कारा, देखो, इस पौधे का नाम है कारा। ओके। और ये एक मोनोएशियस प्लांट है, यानी कि इस पे मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एक और चीज़ पूछा जाता है। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है आर्किगोनियोस्पोर। देखो यहाँ पे सुंदर सा फूल बना हुआ है। महिलाएं क्या होती हैं? सुंदर होती हैं। ठीक है, लड़के लोग सुंदर नहीं होते हैं। तो जो लड़कियाँ होती हैं वो सुंदर होती हैं। तो देखो सुंदर सा फूल बना है, तो ये क्या है? फीमेल थैलस है, लड़की है, सुंदर है, तो आर्किगोनिया हो गया और सुंदर सा फूल बना है। यहाँ देखो कितना गंदा सा फूल बन रखा है, तो ये क्या है? आपका मेल है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। जिस डायग्राम में फूल जो है वो गंदा सा बना हुआ वो क्या है? मेल है, यानी एंथ्रीडियोस्पोर है। और जिसमें सुंदर सा बना हो वो आर्किगोनियोस्पोर है। ये किसका डायग्राम है? मार्केंशिया का डायग्राम है। मार्केंशिया, मार्केंशिया आपका एक तरह का ब्रायोफाइट है। ये आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ पे बस उसने मिला दिया है। तो मैं जब भी आपको 11th के एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए बस आप डायग्राम याद रखो, कौन सा फीमेल का है कौन सा मेल का है, बस। ओके, बाकी कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी एक देख सकते हो, ये स्वीट पोटैटो का फ्लावर है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पे आपको कुछ क्रोमोसोम्स दे रखे हैं। ठीक है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक चीज़ याद रखना ना कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है? ओफियोग्लॉसम में पाया जाता है, जो कि एक तरह का फर्न है। ठीक है, फर्न मतलब टेरिडोफाइट है। इसी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इतना आप याद रखना।
और चाहो तो चूहे में याद रखना कि चूहे में जो हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड होते हैं या 21, यानी टोटल पूछे जाए तो 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। और एक याद रख सकते हो आप इसका वीट का आप याद रख सकते हो। वीट का मुझे ढूंढने दो कहाँ है। वीट 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 ओके, वीट का नहीं दे रखा, पर कभी मैं आपको बताऊंगी वीट का भी। वीट का आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इतनी बात आप याद रखोगे, एनफ है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है। अब हमारे गैमेट्स बन गए, मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए। कैसे बने? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, oogenesis होता है, ये सब चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बस आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है इस चैप्टर में, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली मेरे साथ क्लास लेते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। थोड़ी सी लंबी क्लासेस हो रही हैं पर हमें समझना है, हमारा काम है एनसीईआरटी पूरा करना, ठीक है। चलो, गैमेट ट्रांसफ़र के केस में क्या होता है। गैमेट ट्रांसफ़र की अगर मैं बात करूँ तो गैमेट ट्रांसफ़र आपके अगर पौधे के हैं तो आपके उड़ के जाएंगे, पॉलन ग्रेन उड़ के जा सकते हैं, या कोई जो आपकी मधुमक्खियाँ होती हैं वो उसको लेके जा सकती हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, अलग अलग मेथड होते हैं, और भी एनिमल्स में अलग अलग मेथड होते हैं गैमेट ट्रांसफ़र के, ठीक है। तो उसको मेथड्स को हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हमको याद रखना है कि पॉलिनेशन किस में होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। इसको डिटेल में हम अगले चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं, सेकेंड चैप्टर में। और आपका जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करते हैं जिससे वो फर्टिलाइजेशन कर पाएँ। जैसे ह्यूमन बींग्स में कॉपुलेशन होता है, थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप इतना याद रखो कि गैमेट को ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट, आगे क्या होगा। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन याद रखना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट को मिलाया जाए तो उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओके, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है, सिनगैमी नाम है, ओके। नेक्स्ट, इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, गैमीट, जितने भी गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी उनमें क्या होता है, उनमें क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं मिलते हैं, ठीक है। दो गैमीट, एक होगा मेल गैमीट, एक होगा फीमेल गैमीट, दोनों हैप्लॉइड हैं, आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होगा। क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट हमेशा क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, और गैमेट्स हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये भी बात आपको याद रखनी है। जो आपका डिप्लॉइड होता है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। जो आपका डिप्लॉइड होता है उसको 2n से दिखाया जाता है, और जो हैप्लॉइड होता है उसको n से दिखाया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक और आपको चीज़ दिख रही है यहाँ पे, पार्थेनोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन पूछता है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है। तो पार्थेनोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ, पार्थेनोजेनेसिस मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे। एनिमल की बात करें, एनिमल की, ठीक है। एनिमल में के केस में कि बिना फर्टिलाइजेशन के एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस किस में होता है, आपके बर्ड्स में होता है। टर्की नाम की एक बर्ड होती है, उसमें होता है। कुछ आपकी लिजर्ड होती हैं, गेको लिजर्ड नाम है उस लिजर्ड का, ठीक है। छिपकली, गेको नाम की छिपकली में होता है पार्थेनोजेनेसिस। और आपका मधुमक्खियों में होता है। रोटीफर्स मतलब कि चूहे वगैरह में हो सकता है। रोटीफर्स मतलब जो भी बिल में रहने वाले जीव हैं, ठीक है। चूहे हो गए, नेवले हो गए, ये सब रोटीफर्स में आते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकता है आपका, इन ऑर्गेनिजम्स में पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। तो एग्जाम्पल भी दे के आपसे पूछता है, तो आप याद रखना पार्थेनोजेनेसिस है क्या और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। क्लियर। एक और चीज़ होती है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब होता है फ्रूट्स का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, जो कि आपका होता है कई सारे फ्रूट्स में, जैसे ग्रेप्स में, बनाना में, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आप दोनों टर्म्स याद रखना, पार्थेनोजेनेसिस अलग है, पार्थेनोकार्पी अलग है। इस पर मैंने एक कन्फ्यूजिंग टर्म्स पे वीडियो बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगी आपके, उसमें जाके आप देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा है कि देखो फर्टिलाइजेशन दो तरह से होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किसी की बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कुछ जीवों में, जैसे मेंढक की अगर मैं बात करूँ, फ्रॉग की, तो बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, पानी में होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग की बात करूँ ह्यूमन बींग्स की, तो फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, बेबी अंदर बनता है,
ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। तो आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में किसका नाम याद रखोगे? फ्रॉग का, मेंढक का याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, इनका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। इसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना है। अब उस जाइगोट का क्या होगा? धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे। तो जो डिप्लॉयड जाइगोट है आपका, जाइगोट कैसा था? डिप्लॉयड था। तो जो आपका डिप्लॉयड जाइगोट है, देखो यहाँ पे लिखा है कि यूनिवर्सली इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? जाइगोट होगा, हमेशा डिप्लॉयड ही होगा, यानी उसमें क्रोमोसोम्स क्या होंगे? पेयर में पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको क्या देखना है कि धीरे धीरे क्या होगा? जाइगोट आपका डेवलप होता जाएगा। जाइगोट को वाइटल लिंक कहा जाता है, वाइटल लिंक, क्योंकि आगे चल के इसी से क्या बनता है? नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। देखो ये पुराना ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, ये दो पुराने ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि मम्मी पापा थे, इनसे क्या बना? जाइगोट बना, ठीक है। यही जाइगोट बड़ा होकर के क्या करेगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ये क्या है? एक तरह से लिंक का काम कर रहा है, दो पीढ़ियों के बीच में लिंक का काम कर रहा है, इसीलिए इसको वाइटल लिंक, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट लिंक कहा जाता है इसे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट बड़ा होके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियोजेनिस मतलब एम्ब्रियो का बड़ा होना, उसका पालन पोषण होना, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन मतलब कि उसके सेल्स क्या होंगे? मैच्योर होंगे, कोई एक काम कर सकें इस चीज़ के लिए वो मैच्योर होंगे, इसी को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, 2 स्टेप में आपका एम्ब्रियोजेनेसिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं ओवी पैरस, दूसरे होते हैं वीवी पैरस। ओवी पैरस मतलब अंडा देने वाले, ओवा या एग देने वाले, जैसे कि आपकी जितनी भी बर्ड्स हो गई वो क्या है? ओवी पैरस है। वीवी मतलब जो बच्चों को जन्म देती हैं उनको वीवी पैरस कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स किसको जन्म देते हैं? बच्चों को, तो ये क्या है? वीवी पैरस है। आपकी बर्ड्स किसको जन्म देती हैं? अंडों को जन्म देती हैं, अंडा बनाती हैं, तो वो क्या है? ओवी पैरस एनिमल्स है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। जितने भी मैमल्स होते हैं, यानी कि हम लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो क्या है? वीवी पैरस हैं आपके, ओवी पैरस नहीं है। क्लियर? तो इतनी बातें आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें हैं आपकी, देखो जो एग होते हैं ना, एग जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। या तो उसके ऊपर कोई खास कवरिंग ना हो, या तो मुर्गी का अंडा आपने देखा है उसके ऊपर बहुत हार्ड कवरिंग होती है, ऐसे फोड़ के तोड़ के निकालते हो, है ना, वो हार्ड कवरिंग को हम क्या कहते हैं? उस हार्ड कवरिंग को हम कहते हैं कैल्केरस सेल। कैल्केरस सेल मतलब वो कैल्शियम की बनी होती है वो हार्ड कवरिंग, और ये किस में मिलती है? बर्ड्स में मिलती है। लेकिन अगर मैं फ्रॉग के अंडे की बात करूँ, मेंढक के अंडे की बात करूँ, तो मेंढक के अंडे में क्या होता है? मेंढक के अंडे कैल्शियस सेल से नहीं घिरे होते हैं, वो चिपचिपे से पदार्थ से घिरे होते हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूसिलेज से घिरे होते हैं। मैं आपके लिए लिख देती हूँ, वो किससे घिरे होते हैं? म्यूसिलेज से घिरे होते हैं। एक मिनट, वो किससे घिरे होते हैं? म्यूसिलेज से, म्यूसिलेज से घिरे होते हैं। चिपचिपा सा पदार्थ होता है उससे घिरे होते हैं, चिपचिपा सब्सटेंस, ओके। और जो आपके बर्ड्स के अंडे होते हैं वो कैल्केरस सेल से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट पेज की, इतनी बात हो गई यहाँ की। अब फ्रूट की बात कर लेते हैं। फ्रूट जो होता है ना आपका, फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से बनता है, ठीक है। लास्ट पेज पे हम आ गए हैं। फ्रूट जो है ओवरी से बनता है। ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। और एक और बात याद रखोगे, ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है, बीज बनता है ओव्यूल से, ठीक है। फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। और बीज किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। और फ्रूट की जो कवरिंग होती है, फ्रूट का जो कवर होता है उसको कहा जाता है पेरिकार्प, ठीक है। तो इतनी बातें थी आपके चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो गया, देखो समरी पार्ट आ गया यहाँ पे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं एक चैप्टर का आपको की पॉइंट बता देती हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात, क्लोन क्या होते हैं आपको याद रखने हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जितने भी एग्जाम्पल थे, बल्ब, बल्बिल, ये सारी जो चीज़ें हमने देखी थी वो आपको याद रखनी है। 2 मैंने आपको इमेज बताए थे, क्लैडोफोरा और क्लैमेडोमोनास, इनका इमेज आपको याद रखना है। जेम्यूल क्या होता है, कोनिडिया किस में मिलता है, बर्ड्स किस में बनते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ
और भी आपकी कुछ और चीज़ें याद करनी थी, जो कि आपका था ओएस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका प्राइमेट्स में होता है, ठीक है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना में 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको लगभग इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर जाइगोट एक वाइटल लिंक होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलना, और पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल। इतनी बातें अगर आप याद करते हो तो ये चैप्टर समझ लो आपका तैयार है। तो वीडियो देखने के बाद इतनी बातें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर समझ लेना मेरा ये चैप्टर तैयार है, ठीक है। तो हम अपकमिंग क्लास में, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे, आप मेरे साथ बने रहो। हर एक चैप्टर मैं आपका ख़त्म करवाऊंगी जल्दी से जल्दी। तो हर एक चैप्टर जब आप ख़त्म किए रहोगे, आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी, ठीक है। तो और फिर हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास थोड़ी सी लंबी थी पर ज़रूरी थी, वन शॉट वीडियो था ये। एक घंटे में हमने पूरा का पूरा आपका ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने ख़त्म कर लिया। हर एक डिटेल पढ़ ली, इससे बाहर का कहीं नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, ओके। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करना और क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। और कोई भी डाउट्स आता है, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है।